स्टूडेंट्स, हमने अभी तक काम जो किया हुआ है वो एडजॉइंट भी निकाल लिया, इनवर्स भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब बच जाता है मैट्रिक्स का एप्लीकेशन पार्ट। तो एप्लीकेशन पार्ट होता क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमें काम करना पड़ता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के ऊपर। मतलब हमें क्या दी जाएंगी? इक्वेशंस दी जाएंगी जिनमें अननोन वेरिएबल्स होंगे और जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इक्वेशंस को किस टाइप से आप मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशंस, पहली चीज तो हमें ये समझना है कि इक्वेशंस कैसी होंगी। तो जनरली हम लोग के पास क्या होता है, इक्वेशंस कैसी होती है? इक्वेशन हम लोग कुछ स्टेप्स लिख देते हैं, a1x प्लस a2y प्लस a3z, ठीक है ना, प्लस इस टाइप से हमने लिख लिया बेटा। और हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी है p1। क्या लिख दिया? p1 लिख दिया। सिमिलरली हमने अगर मान लीजिए कि इक्वेशन लिखी b1x प्लस b2y प्लस b3z प्लस z इज इक्वल टू p2 लिख लिया। बात करते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया है c1x प्लस c2y प्लस c3z अप टू p। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कितने टर्म्स हो रहे हैं बेटा? n टर्म्स हो रहे हैं। हमने यहाँ पे n लिख लिया। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस है। यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस है। तो जब आपको इस टाइप की इक्वेशंस दी जाती हैं तो पहला काम तो ये होता है कि हम इस पार्ट को चेंज करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहली स्टेप ये होती है कि हम इसे करते हैं चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, जो कि बहुत आसान है, सिंपल सा चीज कि हम क्या करते हैं, एक कोफिशिएंट की मैट्रिक्स फॉर्म कर देते हैं। कोफिशिएंट की मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, देन वेरिएबल मैट्रिक्स एंड देन राइट हैंड साइड कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब वो फॉर्म कैसे होती है बेटा? देखिएगा, हम लोग बात करें कोफिशिएंट्स के बारे में, तो a1 a2 डैश डैश ये कोफिशिएंट्स हो गए x y z के। सिमिलरली बात करेंगे b1 b2 डैश डैश ये कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे डैश कर दिया बेटा, मैंने लिखा c1 c2 डैश डैश इज इक्वल टू यहाँ पे x y और लास्ट में मान लीजिए nth टर्म कुछ होगा, ठीक है, तो वहां पे हमने कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। अब बात आ रही है कि और अच्छा एक काम और कर सकते थे कि यहाँ पे अगर वेरिएबल के बारे में बात करते थे x1 y1 z1 x1 y2 z2 अप टू n तक ले सकते थे, या x1 x2 x3 लिख सकते थे। सिंपल साइंस समझिएगा कि जो भी वेरिएबल्स है x y हमने लिख दिया, थर्ड वेरिएबल z, देन लास्ट में कुछ वेरिएबल होगा उसको भी मेंशन कर देंगे। राइट हैंड साइड में वैल्यू कैसे देते हैं? कांस्टेंट p1 p2 अप टू कहाँ तक जा रहे हैं? pn तक जा रहे हैं, अप टू pn। तो ये तो होता है कि आपने किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट होती है इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज। अब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, तो सिंपल इस कांस्टेंट मैट्रिक्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है इसे हमने कैपिटल X लिख लिया, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसको हमने B रिप्रेजेंट कर दिया। कांस्टेंट मैट्रिक्स को B रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब बात आती है कि यहाँ पे दो केस बनते बेटा। फर्स्ट केस, if B इज इक्वल टू 0, या सेकेंड B इज नॉट इक्वल टू 0। दो केस है यहाँ पर। राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज अगर 0 हैं, टोटल वैल्यू 0, और यहाँ पे टोटल वैल्यू 0 नहीं है, नॉट ऑल वैल्यूज आर 0,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ का मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं जीरो ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं जीरो ना हो, ये कंप्लीट जीरो नहीं होगा, कंप्लीट जीरो नहीं होगा। तो जैसे ही आपको बी जीरो दिख जाता है, जैसे बी जीरो दिख जाता है मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा जीरो आती है, तो इसको बोलते हैं आप होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर जीरो नहीं होता है इसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब बात होती है कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों को ही सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम, अब हम लोग कैटेगराइज तो कर ही चुके हैं कि होमोजीनियस क्या है, नॉन होमोजीनियस क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में ax इज इक्वल टू बी है, ax इज इक्वल टू बी है, ध्यान से कि ax इज इक्वल टू बी। तो अगर बात करें कि भाई a इनवर्स इंटू a कर दिया जाए दोनों साइड में, तो a इनवर्स इंटू b हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। अच्छा, ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? देखिए, ये वैल्यू हो जाएगी i, तो ये हो गया i इंटू एक्स हो गया इज इक्वल टू हो गया a इनवर्स इंटू b, ठीक है। तो ये अगर ये देखा जाए तो ये x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये a इनवर्स इंटू b होगा। मतलब आप x की जब वैल्यू निकाल रहे हो तो x की वैल्यू a इनवर्स इंटू b है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल कब है? भाई a इनवर्स पॉसिबल तो तभी होगा ना जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इट इज पॉसिबल when a इनवर्स एग्जिस्ट। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब सीधा सा है a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन की टाइप आपको पता होनी चाहिए कि राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर कांस्टेंट वैल्यू जीरो है तो होमोजीनियस होगा, और ये वैल्यू जीरो नहीं है, अगर ये मैट्रिक्स जीरो नहीं है तो मतलब नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स होगी या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगा, ठीक है ना। रूल के बारे में बात कर दी कि अगर आपको कहा जाएगा कि भैया ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स इनटू बी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी, बी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप नल मैट्रिक्स लेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये नल मैट्रिक्स के केस में नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है ये जो केस है वो नॉन होमोजीनियस के केस की बात हो रही है, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? नॉन होमोजीनियस की, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी कुछ थ्योरम्स हैं कि कंडीशंस कैसे आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग इसके थ्योरम के बारे में। तो यहाँ पे जो थ्योरम है वो कुछ इस टाइप से है कि इफ इन अ डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू को a इनवर्स इंटू b कर सकते हैं, और इस केस में जो x की वैल्यू आती है, x एक्चुअल में क्या है, x y z वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसे बोलेंगे आप यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सिंगल वैल्यू आती है, x y z की वैल्यू क्या आएंगी, यूनिक आती है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू जीरो हो जाए तो ऐसे केस में दो केस बनते हैं। ऐसे में क्या होते हैं? दो केस बनते हैं। एक केस तो ये होता है कि आपके पास क्या वैल्यू है बेटा, एक जॉइंट ऑफ a इंटू बी। आप इसे चेक कीजिए, अगर इसे चेक करते हैं और ये वैल्यू जीरो आ जाती है, ये वैल्यू जीरो आ जाती है, तो आप इस केस को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर बात करें कि एक जॉइंट ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप इसे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब ऐसे में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस की, ध्यान रखिएगा ये सारी केसेस जो है वो फॉर नॉन होमोजीनियस है, फॉर नॉन होमोजीनियस। ये नॉन होमोजीनियस का केस है, ठीक है।
तो इस केस में, नॉन होमोजेनियस के केस में आपके पास 3 सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो इनफाइनाइट, एक नो सॉल्यूशन और तीसरा होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी नो सॉल्यूशन की बात आती है, जब भी नो सॉल्यूशन की बात होती है, इसे आप बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ध्यान सुनिएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, कहीं पे भी ये वर्ड आया है कि भाई इनकंसिस्टेंट क्या है, तो इसका मतलब है कुछ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और ये दो जो केस होते हैं, इन दो केस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो कभी भी इक्वेशन पूछा जाए कि कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है। और वो सॉल्यूशन कैसा हो सकता है? यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि भाई ये जो फर्स्ट कंडीशन है, इसके बारे में तो ऑलरेडी बात कर ली हमने। अब बात होती है कि अगर ये वैल्यू 0 है तब ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक चीज देखते हैं। अच्छा, हमें ये पता है कि जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअल में ax = b से सॉल्व कर रहे हैं। ax = b से कर रहे हैं। एक काम करते हैं, एक ज्वाइंट ऑफ a आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए जरा, देखिए क्या मिलता है आपको। एक ज्वाइंट ऑफ a मल्टीप्लाई किया, b आ गया। ओके, अब आपको ये मालूम है कि ये जो वैल्यू है, एक ज्वाइंट ऑफ a into a इज अ डिटरमिनेंट ऑफ a in into x इक्वल टू क्या आ गया? एक ज्वाइंट ऑफ a into b आ गया, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब ये समझते हैं कि अगर ये जो वैल्यू है x से, x क्या है? मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a into आप x कर सकते हैं और ये एक ज्वाइंट ऑफ a into b रहेगा। ठीक है, अब बात ये थी कि अगर ये 0 है, अब यहां तक ये 0 है, अगर ये 0 है और राइट हैंड साइड ये वैल्यू भी 0 हो जाए तो 0 = 0 ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू लगा दीजिए, मतलब इस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लगा दीजिए, लेफ्ट और राइट सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि x टेक एनी वैल्यू, x टेक एनी वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि अगर यही केस हमने बात की होती कि 0 ना होता, डिटरमिनेंट ऑफ a x = हमने लिखा था एक ज्वाइंट ऑफ a into b। अब बात है कि ये वैल्यू 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 0। लेफ्ट 0 है, राइट 0 नहीं है, और दोनों क्या इक्वल होंगे? कब भी नहीं होंगे, दोनों इक्वल नहीं हो सकते ना। ये तो 0 है और ये 0 नहीं है, तो ये कभी भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, इसलिए इस केस को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको पता चल गई कि भाई कब सॉल्यूशन निकलेगा और कब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, अब हम बात कर लेंगे होमोजेनियस के बारे में। चलिए बड़ा बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की, और इक्वेशन हमने यहाँ पे ली हुई है नॉन होमोजेनियस टाइप की। तो एक बेसिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, देन उसके लिए फिर शॉर्टकट्स वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो पहली बात तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की भी इक्वेशन ली हुई है और 3 वेरिएबल्स की भी इक्वेशन ली हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज तो हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि नॉन होमोजेनियस की जो कंडीशन थी वो क्या थी। तो फॉर नॉन होमोजेनियस हम उस चीज को मेंशन कर रहे हैं, नॉन होमोजेनियस। आपको मालूम है इक्वेशंस को हम लोग लिख रहे थे ax = b। ठीक है, और इसमें केसेस थे। फर्स्ट केस था अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, इन दिस केस यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एंड द सेकंड केस if determinant of a is equal to 0, and the second case था a determinant is equal to 0, and
इस केस के बारे में दो कंडीशन थी कि अगर ए जॉइंट ऑफ ए इंटू अगर बी इज इक्वल टू 0 है तो इस केस में क्या था कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड ए जॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पे बात था नॉट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारे केसेस थे किसी भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में। तो अगर ये चीजें पता है आपको तो हम लोग सोल्यूशन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया दैट इज 3x + 4y इज इक्वल टू हमने 5 लिख दिया एंड x - y इज इक्वल टू हमने लिखा -3। पहला काम होता है कि हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में तो फर्स्ट स्टेप हमने लिखा मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, मैट्रिक्स फॉर्म होगी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, मतलब 3 आएगा, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट -1 एंड वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है x एंड y एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 एंड -3। ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं a, इसको बोलते हैं x और इसे देते हैं b, मतलब ax = b होता है, ax = b। तो स्टेप वाइज काम करते हैं। पहला काम क्या होता है, हम बात करते हैं कि a का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो a का अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसे चेक कर लीजिएगा, सिंपल डिटरमिनेंट ऑफ 3, 4, 1, -1। इसका मतलब है कि वैल्यू हो गई -3 एंड -4, वैल्यू आ गई -7, इंप्लाइज दैट नॉट इक्वल टू 0। और जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 आ गया आप क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो आपने यहाँ पे लिख दिया यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये सॉल्यूशन होगा क्या उसके बारे में बात करते हैं। कंडीशन देखिए, ax = b है तो इसका मतलब x = क्या होगा, a इनवर्स b होगा। x = a इनवर्स b। तुम्हारा टारगेट क्या है, a इनवर्स निकालना। a इनवर्स, ध्यान से सुनिएगा, a इनवर्स निकालने का मतलब ये था कि 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू a जॉइंट ऑफ a निकालना है आपको, a जॉइंट ऑफ a निकालना है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम a जॉइंट ऑफ a निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं a जॉइंट ऑफ a के लिए। तो a जॉइंट ऑफ a इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम C11 निकालिए, C12, C21 एंड C22, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। साइन आपको पता है कहां से यूज करते हैं, 1 1 2 है तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, 1 + 2 3, -1 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन हमने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को। तो ठीक है, तो बात हो रही है 1 1 की। तो 1 1 के बारे में बात करते हैं, 3 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो 3 के रिस्पेक्ट में वैल्यू कैसे आएगी बेटा, -1 आएगी, क्योंकि ये कॉलम, ये 2 और ये कॉलम चली जाएगी, बचेगा क्या, -1। ये हमने -1 लिख दिया। C12 के बारे में बात करते हैं, C12 के बारे में बात करते हैं। तो 4 के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, इसका मतलब है -1। अब बात करते हैं 21 की। तो 21 के रिस्पेक्ट में 4 आएगा तो वैल्यू आएगी -4 एंड C22 के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, इसका मतलब है कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी आपकी -1 -1 -4 एंड 3। कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। बात करेंगे एक जॉइंट मैट्रिक्स की। एक जॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालो, -1 -1 -4 3, ये आपका एक जॉइंट आ गया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये एक जॉइंट आ गया, एक जॉइंट निकाल लिया। अब बात क्या करनी, इनवर्स की। तो A इनवर्स देखिएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A, वैल्यू क्या है, -7, 1 -7 इन डिटरमिनेंट, वैल्यू आ गई -1 -4 -1 3, ये A इनवर्स आ गया। और जैसे ही आपने A इनवर्स निकाल दिया, समझिएगा, A इनवर्स निकाल लिया तो बात हमें करनी है x की। एक्चुअल में हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल टू जो है वो है A इनवर्स इंटू B। तो A इनवर्स की जो वैल्यू है दैट इज 1 -7 इन डिटरमिनेंट, -1 -4 -1 3 एंड B की जो वैल्यू है वो B की वैल्यू देखिए बेटा 5 एंड -3 दी हुई है। तो 5 -3। अब सिंपल सा है, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और देन डिवाइड करना है।
मल्टीप्लाई कर देते बेटा, तो -1/7 दिया गया है, मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए, रो विद कॉलम, -5 एंड +12, ध्यान सुनिएगा, -5 +12 वैल्यू आएगी 7, ठीक है, एंड अब -5 एंड अब -9, -5 -9 -14, ध्यान से देखेंगे अगर तो -7 से आपको डिवाइड करना है, -7 से इसे डिवाइड करना, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी -1 एंड 2। अब इस केस में x y z, ध्यान से देखिए, x क्या है, सुनिए, x y है, x है ना, y है, तो कंपेयर अगर किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो x इज इक्वल टू -1 आएगा एंड y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो सीबीएसई बोर्ड में सॉल्व करना होता है वो आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस सॉल्व करनी होती है, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं, क्लियर है। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए सिंपल सी बात बेटा, अगर इक्वेशन आपको दी गई है, ऑप्शंस में आपको वैल्यूज दी गई, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। इसलिए मेंस में वैल्यू निकालने की कंडीशंस नहीं पूछी जाती हैं, वहां कुछ और कंडीशंस पूछी जाती हैं, ठीक है। तो पहला काम तो यह है कि इसको करिए, ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन होता है, लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे कि 2x2 का नहीं आता है, आता वो किसका है, 3x3 का है। जैसे कि नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो इसे अभी आप नोट कीजिए, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, ये 3x3 का है, प्रोसीजर सेम है, आपको प्रोसीजर सेम यहाँ पे दिया हुआ है। करना क्या है, 3x3 है, मतलब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो प्रोसीजर अगर आपको पता है तो सिंपल स्टेप्स हो जाती हैं। तो हम पहला काम ये करते हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए लिख देते हैं चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया, कांस्टेंट के लिए देखिए बेटा 1 1 -1, ध्यान से देखिएगा, x का 1 y 1 z का -1, 1 1 -1 दिया गया है, ठीक है ना। x का टॉप 2 दिया गया है, यहाँ 3 है और 1 दिया गया है, फिर 3 -1 एंड अब -7 दिया गया है। वेरिएबल के लिए x y z दिया गया है एंड अब कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 3 10 एंड 1, ठीक है। ये आपने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म को चेंज कर दिया। अब बात करते हैं सेम स्टेप्स के लिए, ये हो गया a, ये हो गया x और ये हो गया b। तो a यहां पे जो दिया गया है वो एक्चुअली ये 1 2 3 1 3 -1 एंड अब -1 1 एंड अब -7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट चेक करना है और देन उसके आगे की प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ओके। तो पहले फर्स्ट स्टेप, इसका डिटरमिनेंट 1 1 -1 2 3 1 3 -1 -7 सॉल्व कर दीजिए बेटा जल्दी से। 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ देखिए माइनस का 21 होगा, -21 एंड हेयर +1, तो -20 आ जाएगा। -1 के रिस्पेक्ट में -14 एंड अब -3, -14 -3 -17, ठीक है। एंड अब -1 के रिस्पेक्ट में, माइनस में यहाँ लिख देते हैं 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। -2 हो जाएगा एंड अब -9 -11 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू आ गई -20 +17 और +11, सही है। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ चुकी है और 28 -20 वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब ये वैल्यू 0 नहीं है, मतलब वैल्यू कैसे आएगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a is not equal to 0 implies that unique solution, ठीक है। अब बात करनी है इसके इनवर्स की, क्योंकि इसका टारगेट क्या होगा, a इनवर्स इनटू x इज इक्वल टू b होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, a इनवर्स x इज इक्वल टू b होता है, हमें a इनवर्स निकालना है। बात समझ में, a इनवर्स, तो a इनवर्स के लिए क्या करना होता है, हमें कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। तो फटाफट हम लोग कोफैक्टर्स निकाल देते हैं, C11 C12 C13, ठीक है, C21 C22 C23, फिर क्या कर दिया C31 C32 एंड C33। साइन आपको सबको पता है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस
फिर क्या होता है बेटा, माइनस प्लस एंड माइनस, अगेन यहाँ पे प्लस माइनस एंड प्लस। ये हमने कोफैक्टर्स के साइन यूज कर दिए। अब कोफैक्टर्स निकालते बेटा, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन में गलती मत करिए। 1 के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, तो माइनस का 20 होगा, ठीक है ना। इस 1 के रिस्पेक्ट में माइनस का 17 हो चुका है बेटा, इस 1 के रिस्पेक्ट में माइनस का 17, तो मतलब प्लस का 17 आ जाएगा, ठीक है। इस -1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू है माइनस का 11, तो ये वैल्यू आ चुकी है माइनस का 11। तो फर्स्ट तो ऑलरेडी हम लोग पहले से ही निकाल लेते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट हम यहीं से लिख लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके लिए, 2 के लिए बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 के लिए ये रो और ये कॉलम जाएगी, बचेगा 1 इंटू -7, तो -7, और ये हो जाएगा माइनस का 1, मतलब -8, मतलब +8, ठीक है। 3 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो माइनस का 7 होगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा, -7। ध्यान से देखिए, 1 इंटू -7, -7, और ये माइनस का 3 होगा, तो माइनस साइन लगता है इसलिए +3 हो जाएगा, तो -7 + 3 वैल्यू होगी -4, तो यहां पे हम लिखेंगे -4, ठीक है। 2, 3 के बारे में बात करते हैं 1 के रिस्पेक्ट में, -1 एंड -3, -1 -3 -4, सो हियर वी गेट +4। सी 3 1 के रिस्पेक्ट में 1 एंड +3, मतलब वैल्यू +4 हो जाएगी, ठीक है। 3 2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में 1 एंड +2 3 आ जाएगी। सी 3 3 के रिस्पेक्ट में 3 - 2 1 आ जाएगी। ये इसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू -20 17 -11 8 -4 +4 एंड 4 -3 1। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। इंप्लाइज दैट एडजॉइंट के बारे में बात करें तो एडजॉइंट जो होगा वो इसका ट्रांसपोज होता है, -20 17 -11 8 -4 4 -3 एंड 1। ये एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट अगर आपने निकाल दिया तो इनवर्स भी निकल सकता है। तो ए इनवर्स के बारे में बात करते हैं, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू आ गई 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू है 1/8, एंड ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, -17 -11 हो गया, 8 -4 एंड 4 -3 1, ठीक है। इनवर्स तक की बात हो चुकी है। अब आपको यहां से पता है कि x की जो वैल्यू होती है, x क्या होता है बेटा, x की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे a इनवर्स लिख दिया था, x होता है एक्चुअल में a इनवर्स b। x क्या होता है, a इनवर्स b होता है। इसका मतलब ये है कि हम x के बारे में बात करने जा रहे हैं। x का मतलब है x y z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इनवर्स। a इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये है 1/8 इन अ मैट्रिक्स -20 17 -11 8 -4 4 -3 and 1 and b a inverse into b की वैल्यू क्या है 3 10 1 3 10 and 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यह 1/8, ठीक है। ध्यान से देखेंगे -60 होगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60, ध्यान से देखिएगा -60 हो गया, +80 हो गया और प्लस का 4 आ गया, ठीक है। -60 +80 +4 आ गया, 17 17 3 का 51 -40 एंड -3 आ जाएगा, -33 4 के रिस्पेक्ट में प्लस का 40 आएगा और +1 आ जाएगा। ये सारा सिस्टम समझ में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हम इसे यहां पे मेंशन कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आएगी 1/8 इन अ मैट्रिक्स। यहां देखिए ये वैल्यू होगी 84 -60 24। यहां देखिएगा 51 -43 वैल्यू क्या होगी 8, 41 -33 वैल्यू क्या आएगी 8। अगर हम 1/8 से डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 311, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है x y एंड z की। तो x इज इक्वल टू आएगा 3, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आएगा। और जब भी आपके पास आंसर आ जाता है आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए। 3 + 1 यहाँ पे 4 - का 1 वैल्यू 3, ठीक है।
चेक कर लीजिए कि हमारा आंसर सही है या कहीं पे कोई करेक्शन रह गई है। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, बता रखा है मैंने, एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, सारी स्टेप एज इट इज फॉलो करनी है आपको फुल मार्क्स के लिए, पूरी अप्रोच फॉलो करनी है, कुछ भी स्पेशल नहीं करना है, यहाँ कुछ सीखने के लिए नहीं है, यहाँ जस्ट एक पैटर्न फॉलो करना है आपको कि भाई x निकालना है तो मुझे a इनवर्स चाहिए, b से मल्टीप्लाई करना है और देन x को कंपेयर कर देना है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1/x 1/y 1/z के फॉर्म में दिया गया है। तो तरीका तो वही है, बस लिखने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है 1/x के फॉर्म में दी गई है। ये केवल क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि आपको बस लिखने का तरीका समझ में आ जाए, क्योंकि ये है क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हो सोचते हो कि स्ट्रेटजी कुछ और लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन लिखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, इस फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जहां पे भी कोएफिशिएंट्स हैं उस कोएफिशिएंट्स को लिख लेते बेटा, वैल्यू है 2 -3 3 दिया गया है, 1 1 1 दिया गया है एंड 3 -1 एंड 2 दिया गया है। बस यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल्स जो है वो 1/x है, 1/y है और 1/z है। ठीक है, और इज इक्वल टू जो b दिया गया है वह है 10 10 13। बस सब कुछ तो एज इट इज हो गया। ठीक है, तो चलिए इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो फिर से वही काम, a हो गया x हो गया तो इज इक्वल टू b है, तो x की वैल्यू क्या निकालनी है, a इनवर्स b। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है बेटा कि आप लोग कितनी जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है इन मैट्रिक्स 2 1 3 -3 1 -1 3 1 2 a दिया गया है। चलिए पहला काम ये करते हैं कि इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकाला तो यहाँ पे है 2 1 3 -3 1 -1 3 1 2। ठीक है, तो अब थोड़ी सी स्पीड हम तेज करें। 2 यहाँ पे कितना आ गया, 2 माइनस का 1 मतलब प्लस का 3 हो गया, ये प्लस 3 होगा, ये 2 माइनस का 3 -1 हो गया और प्लस 3 के रिस्पेक्ट में देखें तो -3 हो जाएगा, मतलब वैल्यू आएगी माइनस का 4, ये वैल्यू आएगी 6 -3 माइनस का 12। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस का 15 ये हो गया और प्लस का 6 हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस का 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा ना। इसके बाद की स्टेप क्या करते हैं बेटा, इसके कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालते हैं। C11 C12 C13 प्लस माइनस प्लस, फिर क्या करते हैं C21 C22 एंड C23 माइनस प्लस माइनस, C31 C32 एंड C33 अगेन प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, ये साइन भी आ गया इसका, और हम क्या कर देते हैं, इन सारे चीजों को इरेज कर लेते हैं और बाद में सेटिस्फाई करवा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैल्यूज क्या है। तो पहला काम तो इसने बता रखा है कि जो पहला कोफैक्टर होता है वो आप यहां से निकाल सकते हैं। ये 3 है, ये -1 है, ये -4 है, 3 -1 एंड -4, ये कोफैक्टर तो आ गए फर्स्ट रो के। अब बात करते हैं सेकेंड रो की, 1 के रिस्पेक्ट में। 1 के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो माइनस का 6 आएगा, -6 एंड +3 आएगा, -6 एंड +3, क्योंकि ये -3 होगा, माइनस तो होता ही है क्वेश्चन फॉर्मूले में। तो ये हो गया -6 और +3, वैल्यू होगी -3, इसका मतलब वैल्यू आ गई +3। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये आया 4 और -9 मतलब -5, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, -5। 2 3 के रिस्पेक्ट में, इसके बारे में बात है, यह 4 सॉरी इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, तो वैल्यू क्या आ गई, -2 एंड +9, -2 +9, तो वैल्यू कितनी आ गई 7, कितनी आएगी 7, तो यहाँ पे -7। ओके, 3 1 के रिस्पेक्ट में -3 एंड अगेन -3 -6 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी -6। 3 2 के रिस्पेक्ट में 2 -3 2 -3 हो रहा है, बात समझ में आई? 2 -3 मतलब -1, तो वैल्यू आ गई +1। 3 3 के रिस्पेक्ट में 2 + 3 वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब तो डायरेक्ट आपको एड जॉइंट निकालना भी आ गया, तो एड जॉइंट निकाल लेते हैं। एड जॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स की
ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर हमने इस टाइप से लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज लिख देंगे। तो वैल्यू जो है वो हम लिख देंगे 3 1 -4, ध्यान से देखिए 3 1 -4, 3 -5 -7 -6 1 5, ये हो गया 8 ज्वाइंट। 8 ज्वाइंट आने के बाद क्या करना, मुझे इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स की वैल्यू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 8 ज्वाइंट ऑफ ए, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू माइनस का 9 and 8 joint 3 3 minus 6 1 minus 5 1 and -4 -7 and 5, ये इसके इनवर्स की बात। जैसे ही आपने इनवर्स निकाला, अब इसके बाद क्या करना है, x निकालना है। x की दो होती है a इनवर्स b, x क्या है बेटा, x y z, नहीं सॉरी 1/x 1/y and 1/z, ये x है। इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, 1/-9। और वैल्यू है 3 3 minus 6 1 minus 5 1 and -4 -7 5, -4 -7 and 5। और क्वेश्चंस को करते समय हमेशा कैलकुलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, -4 -7 5, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद b की वैल्यू है 10 10 30 10 10 30। चलिए पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर पहले आप इसे डिवाइड कर देते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत टफ हो जाता है, फिर एडिशन। तो यहाँ पे क्या करना, पहले आप इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो वैल्यू है माइनस का 1/9 मल्टीप्लाई रो कॉलम, देखिए ध्यान से, 30 प्लस 30 और माइनस का 30 इंटू 6, तो कितना हो जाता है 78 माइनस का 78, ठीक है ना, माइनस का 78 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 -50 एंड +30, ओके, -40 -70 एंड +13 to 5 65, ठीक है। माइनस का 1/9 है, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 1/9 वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गया माइनस का 18 यहाँ वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए 23 है, ये कितना है 23 है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ वैल्यू माइनस का 27 दिख रही है, ठीक है। एंड ये हो गया माइनस का 110 और प्लस 65 अगर देखा जाए तो वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 35 45 हो जाएगी। तो माइनस का 45 1/9 से डिवाइड कर दीजिए माइनस के, तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 235। ये वैल्यू एक्चुअली में है किसकी, ये वैल्यू है 1/x, 1/x इज इक्वल टू हो गया 2, 1/y इज इक्वल टू हो गया 3, 1/z इज इक्वल टू हो गया 5। इसका मतलब है x की वैल्यू होगी 1/2, y इज इक्वल टू होगा 1/3 एंड z इज इक्वल टू होगा 1/5। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस में कहीं कोई समस्या तो आएगी नहीं, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चंस की वैरायटीज देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉन होमोजीनियस के, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में नहीं आते हैं, ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन किस बेस पे हैं, ये सारे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव बेस्ड पे हैं, ओके। तो हम लोग बात करेंगे अब किस टाइप के क्वेश्चंस की, कुछ वैरायटीज के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इस पैटर्न के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो बोर्ड में इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो यही बनेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे इनवर्स निकालना है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ए दिया गया है, हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या है, 2 3 1 दिया गया है, -3 2 1 है, 5 -4 लेगा -2। तो जैसे आपने डिटरमिनेंट निकाला, देखिए 2 के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू आएगी, -4 एंड +4, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0, माइनस है तो 3 हो जाएगा। 3 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, -6 एंड +4 वैल्यू आएगी -2 एंड +5 के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो वैल्यू आएगी 3 - 2 1 आ जाएगी। यहाँ वैल्यू अगर देखी जाए
तो ये होगा 5 माइनस का 6 मतलब वैल्यू आएगी -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। और देन बात क्या होती है बेटा कि देन बात क्या होती है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। ए इनवर्स अगर आपने निकाल दिया देन बात क्या होती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स की। चलिए कोफैक्टर्स निकाल देते हैं, C11 C12 C13, ठीक है, प्लस माइनस एंड प्लस। हमने यहाँ लिखा C21 C22 एंड C23, वैल्यू क्या है माइनस प्लस एंड माइनस, एंड बात होती है C31 C32 एंड C33, ठीक है। ये सब चीजें हम बहुत जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अब लोग इसकी प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस अब इसके हिसाब से देखते हैं, तो ये वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास फर्स्ट रो के लिए, यह 0, यहाँ माइनस टू तो प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो के लिए कंप्लीट हो गया। बात हो रही सेकंड रो के लिए, तो 3 के रिस्पेक्ट में देखिए -4, 3 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सॉरी ये होगा माइनस का प्लस का 6 होगा एंड माइनस का 5 होगा, प्लस 6 माइनस 5 मतलब आएगी 1, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। 2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं -4 एंड -5, -4 -5 -9, यहाँ आ गया -9। C23 की बात में बात कर लें, 2 + 3 वैल्यू आएगी 5, तो यहाँ पे आएगा -5। 3 1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगी 12 माइनस का 10, 12 माइनस 10 वैल्यू आएगी 2। 1 के रिस्पेक्ट में -8 एंड -15, -8 एंड -15, -8 -15 -23 मतलब वैल्यू आ गई +23। एंड लास्ट वन -2 के रिस्पेक्ट में 4 + 9 वैल्यू आएगी 30, ठीक है। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है। देन आप क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं और वैल्यू हमें मिल जाती है एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, ये रो वाइज निकाला है वैल्यू, तो इसी को हम कॉलम वाइज लिख लेंगे, 0 2 1 0 2 1 -1 -9 -5 -1 -9 -5 आ गया, and 2 23 30, 2 23 and 30. This is the adjoint of A. Now A inverse. A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. तो 1 upon मतलब -1 आ जाएगा क्योंकि वैल्यू हमने निकाली तो -1, and in a determinant matrix 0 2 1 -1 -9 -5 and 2 23 and 30. ये A इनवर्स आ गया। यहाँ तक की बात तो हो गई, A इनवर्स हमने निकाल लिया है। तो हमारा काम क्या था बेटा, पहले A इनवर्स निकाल लेना। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अगर हम इक्वेशंस को देखें तो चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, चेंज इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हमने सॉल्व किया तो देखिएगा ध्यान से, वैल्यू है 2 -3 एंड 5 3 2 -4 एंड 1 1 -2। वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी x y z एंड कांस्टेंट की वैल्यू जो है 11 -5 एंड -3। ध्यान से देखिए ये वैल्यू एक्चुअल में a है, ये वैल्यू क्या है a है ना, ठीक है। हम इसका इनवर्स निकाल चुके हैं और ये होता है ax = b। x की वैल्यू क्या होती है a इनवर्स इनटू b, तो x निकालते हैं, x की वैल्यू a इनवर्स हमें पता है, माइनस ऑफ इन मैट्रिक्स वैल्यू क्या है 0 2 1 -1 -9 -5 एंड 2 23 एंड 30। ये a इनवर्स हो गया, इनटू b कर देते हैं, इनटू b की वैल्यू है 11 -5 एंड -3, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस बाहर रखा है मैंने अभी भी, रो विथ कॉलम्स करा तो 0 हो गया, +5 होगा एंड -6, +5 -6, ठीक है। सेकेंड रो के बारे में बात कर लेते हैं, 22 माइनस प्लस हो जाएगा +45 एंड -69, ठीक है। यहां देखिए 11 + 25 -39, ठीक है। अब वैल्यू देख लीजिएगा,
वैल्यू आ गई यहाँ पे -1। यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यू एक्चुअल में 67 है, 67 माइनस 69 वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ये वैल्यू 36, 36 माइनस 39 -3 और बाहर माइनस लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो बाहर माइनस को हम अंदर लेके आएंगे, तो 1 2 3। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक्स वाई जेड क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू 1 मिल गई, वाई की वैल्यू 2 मिल गई एंड जेड की वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, बात करें बेटा, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बात की है उन सभी क्वेश्चंस में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, और जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आती तो आपको क्या मिल जाता है, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अगर इन केस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, बात करें क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सॉल्व द इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको दे रखी है, तो सबसे पहला काम तो वही है, मैट्रिक्स फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहली स्टेप आपको यही करनी है, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक ना, तो वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है 1 2 -1 -1 1 एंड -2 1 -1 एंड 2। यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ वैल्यू आएगी 3 2 एंड 1, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू क्या बेटा, ए है, एक्स इज इक्वल टू बी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स बी आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनवर्स कब होगा, जबकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो ए का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए इसका बेटा। तो ये डिटरमिनेंट देखें, 1 - 1 1 2 1 -1 एंड -1 -2 एंड 2, ये डिटरमिनेंट। ओके, देखते हो ना, 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आ गई, 2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी माइनस का 2 आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0, और ये -1 है तो +1 हो जाएगा। यहाँ आ गया 4 और माइनस का 1 वैल्यू आ गई 3 है ना। इसके बारे में बात कर लेते हैं, +1 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आ गई -4। ध्यान से देखिए, -4 एंड +1, -4 +1 वैल्यू आ गई -3। ठीक है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई 0। जैसे ही आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दिखती है, आपको ध्यान रखना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। Here determinant of A is equal to 0 implies that A inverse not exist। अब A inverse exist नहीं करता है, तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में दो टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक हो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, या तो नो सोल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट या नो सोल्यूशन। तो जैसे ही आपने ये देखा तो आपके पास दो रूल आते हैं, या दो रूल कंडीशन, हम कंडीशन को यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो इस केस में होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इनफाइनाइट सोल्यूशन जब आता है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके लिए 0 नहीं है तो इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन। तो जैसे ही नो सोल्यूशन आपको दिखे, आप वहीं पे चीजों को स्टॉप कर देते हैं, और इनफाइनाइट दिखेगा तो आप उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अब टारगेट ये है कि हमें निकालना क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अभी भी हमें एडजॉइंट तो निकालना है, इनवर्स नहीं निकालेंगे। अब ए इनवर्स का काम खत्म, ये स्टेप हमें नहीं करनी, ये स्टेप नहीं करनी है, ठीक है ना, इसे हमें नहीं करना है। करना क्या है, एडजॉइंट ए के बारे में बात करनी है, तो कोफैक्टर्स तो निकालनी पड़ेगा हमें। तो बात करेंगे हम एडजॉइंट के लिए, तो C11 निकाला, C12 और यहाँ C13, C21 C22 and C23, C31 C32 and C33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। और हम लोग बात कर चुके हैं कि फर्स्ट रो के लिए कोफैक्टर्स निकाल चुके हैं, 0 3 -3, 0 3 एंड -3, तो -3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। ये हो गया आपका फर्स्ट रो का कोफैक्टर हो गया है। अब सेकंड रो के कोफैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड रो का कोफैक्टर ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू आएगी 2, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या है 2 के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 एंड प्लस का 2। ये है -2 एंड +2, और इसका रिजल्ट भी 0 आ रहा है, ठीक है।
1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है 2 एंड अब +1 वैल्यू आ गई 3, 2 3 के रिस्पेक्ट। इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, वैल्यू क्या बेटा -2 आ गया एंड अब -1 -2 -1 -3 तो वैल्यू आएगी प्लस का 3। ठीक है, 3 1 के बारे में बात करता हूं। इसके बारे में ये +1 एंड अब -1 रिजल्ट 0। ठीक है, रिजल्ट 0 आ गया। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में -1 एंड अब -2 -3 आ जाएगी, तो प्लस का 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 2 के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में ये आएगा 1 और +2 मतलब वैल्यू आएगी 3। ये इसके कोफैक्टर्स के बारे में बात हो चुकी है। अब अगर कोफैक्टर आ चुका है तो इसका मतलब हम एडजॉइंट निकाल ही सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बात करते हैं, तो इसे हम रो वाइज निकाले थे, तो पुट कैसे करेंगे, कॉलम वाइज। 0 -3 -3 0 3 3 एंड 0 3 एंड 3। ये इसका एडजॉइंट आ गया है। एडजॉइंट के साथ अगर हम b मल्टीप्लाई करें और उसके बाद रिजल्ट चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, तो अगर हम बात करें एडजॉइंट a की वैल्यू हो गई है 0 0 0 -3 3 3 -3 3 एंड 3 एंड b की वैल्यू 3 2 1 3 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाई रो कॉलम वाइज, तो रिजल्ट पहला तो आ गया 0, फर्स्ट रिजल्ट 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 9 आएगा, प्लस का 6 आएगा और प्लस का 3 आ जाएगा। ये सेकेंड रो के बारे में बात हो चुकी है। देन अगेन माइनस का 9 आएगा, प्लस का 6 आएगा और प्लस का 3 आएगा। मतलब है कि वैल्यू आ गई 0 0 एंड 0। मीन्स इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। और जैसे ही आपको नल मैट्रिक्स दिख गया, इसका मतलब है सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन को निकालेंगे कैसे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसे हम निकालेंगे कैसे, तो सिंपल सा काम होता है बेटा, हम किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट एज्यूम कर देते हैं। किसी भी वेरिएबल को आप एक्स वाई जेड में किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपका जो इक्वेशन दी गई है उसमें हमने क्या कर दिया कि जेड को हमने एक कांस्टेंट मान दिया, के लिख कर देते हैं, और सारी की सारी वैल्यू जो होगी एक्स एंड वाई की, वो आइदर के फॉर्म में आ जाएगी या तो कांस्टेंट कुछ आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि जेड अब कांस्टेंट हो चुका है, अब वो के कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिए, के कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है जेड हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। जेड की कुछ भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि के हमने एज्यूम किया है। अब जब भी हम कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं वो एक वेरिएबल हो जाता है और वो कुछ भी एज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, तो हम या तो जेड के फॉर्म में निकाल सकते थे या एक कांस्टेंट के फॉर्म में निकाल देते हैं। तो वैल्यू क्या बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस का के। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन होगी एंड अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने लिखा 2 प्लस के, 2 प्लस जेड को इधर भेजा के, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, हमने कोई भी 2 इक्वेशन ले ली। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है और यहां से हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। सारा का सारा प्रोसीजर फिर से वापस वही आ जाता है। ठीक है, इतनी सारी कहानी करने के बाद में हमें फिर से एक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो फिर से वही काम, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है आपको। 1 2 -1 1 x y एंड कांस्टेंट के लिए देखिए 3 माइनस के है और 2 प्लस के आ गया। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट ए हो जाता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं ए डिटरमिनेंट। कैसे करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 1 + 2 वैल्यू क्या आ गई 3 और ये वैल्यू 0 नहीं है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेस बना दें क्योंकि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी अपने को। मॉड इक्वल 3 आ गई, यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब करना क्या होता है बेटा, सिंपल सा कि आप डिटरमिनेंट निकाल चुके, कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। अब हम लोग एडजॉइंट निकालने का काम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट हमने ऑलरेडी बता रखा आपको। इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर सॉल्व करना है। हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। इन दोनों का साइन चेंज होता है, तो -2 और ये +1, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है,
एड ज्वाइंट ए आ गया तो हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पे भी मैंने ए लिखा था, यहाँ पे भी ए लिखा है, तो एक काम करते हैं हम इसका चेंज कर देते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बी हो गया, इसे हमने लिख दिया बी इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू 1/3 आ जाएगा और एड ज्वाइंट ऑफ बी आ जाएगा 1 1 -2 एंड ऑफ 1, ठीक है। ये क्या हो गया बी इनवर्स। अब हमें बात क्या करनी होती है, इसके बारे में बात करनी होती है, ठीक है। और बी भी हमने लिखा हुआ था, इसलिए हमें क्या करना चाहिए था कि कुछ और एज्यूम करना चाहिए था। यार एक काम करते हैं, इसको हम पी लिख देते हैं, क्योंकि बी ऑलरेडी यूज किया हुआ था, तो हमने इसे पी लिख दिया, पी इनवर्स, ठीक है। चलिए पी इनवर्स आ चुका है। अब हम बात करेंगे इस कांस्टेंट की, वेरिएबल की। ये हो गया एक्स एंड वाई, इसका मतलब हो गया पी इनवर्स, मतलब 1/3 इंटू 1 1 -2 एंड 1, और इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई 3 - k और 2 + k आ गया, ठीक है। अब इसे रो वाइज और कॉलम वाइज आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो ये बात समझ में आ ही चुकी है आपको। हम इसे इरेज कर लेते हैं और बात करेंगे हम एक्स एंड वाई की। एक्स वाई वैल्यू क्या है 1/3 है। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो देखिएगा ध्यान से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो फर्स्ट स्टेप में आया 3 - k, ठीक है ना, और -3 - k और प्लस 2 + k आ गया, ठीक है, प्लस का आ गया 2 + k आ गया। सेकेंड रो के बारे में बात कर लेते हैं, तो माइनस का 6, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 6 + 2k आ जाएगा, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 + k आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं 1/3 आ चुका है। यहां देखेंगे तो वैल्यू आ गई 5, यहां अगर देखा जाए तो वैल्यू आएगी -4, मतलब 3k - 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम x एंड y को कंपेयर करेंगे तो x की जो वैल्यू आपको दिख रही है, कंपेयर करने के बाद क्या दिख रही है 5/3 दिख रही है, y की वैल्यू दिख रही है 3k - 4/3 दिख रही है, एंड हियर z = k। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको इस टाइप से पूरा का पूरा प्रोसीजर सॉल्व करना होता है। ध्यान रखेंगे, जब भी इनफाइनाइट का केस आ जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और इस टाइप से कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। समझ में बात आ गई है, ध्यान रखेंगे। और एक बात, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी है, जो हमने थर्ड इक्वेशन को मिस किया था, थर्ड इक्वेशन हमने नहीं लिखी, ठीक है ना, तो थर्ड इक्वेशन में इस वैल्यूज को सेटिस्फाई कर दिया करिए। थर्ड इक्वेशन जो दी गई थी उसे हम सेटिस्फाई कर देते हैं। हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी, ध्यान से देखिएगा, थर्ड इक्वेशन, वो थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी, वो मैं लिख देता हूँ। थर्ड इक्वेशन जो थी वो थी -x - 2y + 2z, -x - 2y एंड +2z थी, +2z = आपको 1 चाहिए था, तो चेक कर लीजिए, -5/3 आ गया, -2 टाइम्स करने जा रहा हूं मैं, तो 2 मतलब माइनस का 6k हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई किया, और माइनस का 8 हो जाना चाहिए, /3 हो जाएगा, और +2z का मतलब हो गया 2k, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर माइनस का 5/3 है ये, -5/3 और प्लस का 8/3, +8/3, 8/3 -5/3 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का ये 2 से 3 से डिवाइड करें तो -2k आएगा, और ये +2k है, तो वैल्यू k की कैंसिल आउट हो जाएगी, और इस कंप्लीट वैल्यू की, इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल है, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तरीका आपको समझा दिया है मैंने, ओके।